हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का यूज कहाँ होता है, इसके लिए पहले अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमने देखा था कि कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप के को इनिशियलाइज करने का मेथड था। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं या एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उस स्ट्रक्चर या एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, या सिंपल कोई भी वेरिएबल हो उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। तो इसी तरह C++ में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के आउट ऑफ स्कोप जाने पर उसके जो वैल्यूज थी उसको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इन वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। इस तरह क्लास में कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों होती है, ताकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही उसे इनिशियलाइज कर सके। कंस्ट्रक्टर क्या है इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जिसका नेम क्लास का नेम ही होता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसका नाम क्लास का नेम हो। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो हमारा क्लास है स्टूडेंट और स्टूडेंट फंक्शन बनाया है, तो ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पहचानने का तरीका यही है कि जो क्लास का नेम है उसी नेम का अगर कोई फंक्शन बना है क्लास के अंदर तो इसका मतलब है वह कंस्ट्रक्टर है। और इसका काम क्या है, क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए नॉर्मली काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ रोल नंबर और मार्क्स इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं और इसको हम चाहते हैं कि ये इनिशियलाइज हो जाए 0 से, तो ये रोल नंबर इक्वल टू 0 एंड मार्क्स इक्वल टू 0, इस तरीके से ये इनिशियलाइज कर सकता है। और ये ऐसा मेंबर है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अगर क्लास के अंदर हम नॉर्मल कोई फंक्शन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को हमें इन्वोक करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यह ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें स्पेशली इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर कंस्ट्रक्टर के टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें कोई पैरामीटर्स या आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता है। अब इस एग्जांपल में अगर देखें तो मेरा क्लास है एक x, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा x। तो x फंक्शन ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड भी हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए उसका नेम हम लेंगे सेम एज क्लास नेम। यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो अगर आप चाहते हैं इसको यहीं डिफाइन करना तो कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाहर आके हम जैसे क्लास के मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। x क्या है, क्लास, और ये x फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ मैं i और j की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रही हूँ। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं होता है। अब जैसे ही हम इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता था, अगर हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती थी तो हम सिंपल कोई फंक्शन बनाते थे और उस फंक्शन को कॉल करते थे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब जाके डेटा मेंबर्स की वैल्यू इनिशियलाइज होती थी, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो जैसे सिंपली किसी भी फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं उसी तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। रिटर्न टाइप कहीं भी कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखा जाता है।
तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया और डिफाइन कर रही हूँ क्लास के बाहर आके। और जब इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो हमें ये आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। तो ये दो तरीके से पास किए जा सकते हैं आर्गुमेंट। पहला तरीका है क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और ऑब्जेक्ट के साथ जो आर्गुमेंट पास करना है। जैसे यहाँ हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंट a एंड b। तो 3 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, a में, और 5 कहाँ आएगा, स्टोर होगा b में। तो इस तरीके से i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर इसको प्रिंट करके हम देखें तो देख सकते हैं i और j की वैल्यू 3 एंड 5 से इनिशियलाइज हो गई है। एक तरीका ये है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें और उसके साथ वैल्यू पास कर दें या आर्गुमेंट्स पास कर दें। तो यह कहलाता है इम्प्लिसिट कॉल ऑफ कंस्ट्रक्टर। दूसरा तरीका है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास या कंस्ट्रक्टर का नेम और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो यह एक्सप्लिसिट कॉल कहा जाता है कंस्ट्रक्टर का। तो दोनों में से किसी भी मेथड से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं। स्पेशली कॉल नहीं करना पड़ता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। थर्ड टाइप है कंस्ट्रक्टर का कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाम से पता चल रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर वैल्यू को कॉपी करेगा। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू को कॉपी करना चाहते हैं तो वहां कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। नॉर्मली इसका यूज कब हम करते हैं, जब किसी फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट को एज एन पैरामीटर पास कर रहे होते हैं और उस फंक्शन को कॉल करें तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती है। या किसी फंक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो उस समय भी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉलर फंक्शन के ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, इसके लिए क्लास नेम के साथ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना होता है। जैसे हमारा क्लास था x और यहाँ उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड से। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट के i और j की जो वैल्यू होगी वही इस क्लास के i और j की वैल्यू हो जाएगी। जैसे देखें x क्लास के लिए दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, सपोज ऑब्जेक्ट 1 एंड obj2। अब अगर obj1 की वैल्यू हम यहाँ कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं और obj2 इक्वल टू obj1 लिखे तो obj1 की जो भी वैल्यूज हैं i और j की वो वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, obj2 में। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसे ओवरलोड भी किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी नॉर्मल फंक्शन को प्रोग्राम में ओवरलोड करते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। यानी एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है एंड एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है। तीनों कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में है, तीनों कंस्ट्रक्टर का नेम भी सेम है जो क्लास नेम के इक्वल है। अब अगर इस क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें तो कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे OB1 को अगर हम क्रिएट करें तो ये क्या करेगा, हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा क्योंकि यहाँ हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। OB2 को अगर हम क्रिएट करें तो इसके साथ हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, तो ये ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। और तीसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं OB3 जो वैल्यू स्टोर कर रहा है किसकी, OB2 की। तो यहाँ वैल्यू कॉपी हो रही है OB2 की OB3 में, तो ये क्या करेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो इस तरीके से क्लास में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी की जा सकती है। अब हम कंस्ट्रक्टर के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉर्मल कोई भी फंक्शन हो क्लास का उसे हमें इन्वोक करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब वह कॉल होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, जब उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा हो। सेकेंड है कि अगर किसी क्लास में हम कंस्ट्रक्टर बनाएं
तो उस क्लास के हर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे उसे यूज करने के पहले। थर्ड है कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओबे द यूजुअल एक्सेस रूल, यानी कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक में लिखा जाए तो उस एक्सेस रूल को वो फॉलो करेगा। तो इसलिए नॉर्मली कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम कहाँ लिखते हैं? पब्लिक में, ताकि उसको हम यूज कर सकें या वो इन्वोक हो सके क्लास के बाहर। फोर्थ है नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ कंस्ट्रक्टर। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड तक नहीं लिखा जाता है उसके रिटर्न टाइप में। फिर फिफ्थ है दे कैनॉट बी इनहेरिटेड। इनहेरिटेंस वैसे अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हल्का सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ हम देख ले। इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शंस दूसरे क्लास में इनहेरिट होती है। तो जिस क्लास से इनहेरिट किया जाता है यह क्या कहलाता है? बेस क्लास। ये हमारा बेस क्लास होता है। और डेराइव्ड क्लास जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। तो जब इनहेरिटेंस इस तरीके से क्रिएट किया जाता है तो डेराइव्ड क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, लेकिन इसे इनहेरिट नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये पॉइंट याद रखें कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। फिर अगला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर आर जनरेटेड बाय द कंपाइलर वेयर नीडेड। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है और फिर भी हम फंक्शन में ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है। तो यह क्या है? कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर उसके लिए क्रिएट कर लेता है और वो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर देता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू किसी भी गार्बेज वैल्यू से उसके डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो ये दो ऐसे कंस्ट्रक्टर हैं कि अगर हम ना भी क्रिएट करें तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है C++ के दूसरे फंक्शंस की तरह कंस्ट्रक्टर में भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स पास किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने फंक्शन पढ़ते समय देखा था कि अगर किसी आर्गुमेंट को हम स्किप करना चाहते हैं तो उसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर यूजर उस आर्गुमेंट को पास नहीं कर रहा होता है तो वहाँ डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। तो अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फंक्शंस वाले वीडियो में, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर है मेंबर फंक्शन में बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन अ कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर सिर्फ डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के काम नहीं आता है, बल्कि अगर कंस्ट्रक्टर में किसी मेंबर फंक्शन को कॉल भी करना हो तो हम कर सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो तो वो भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, उसके अंदर जो भी कोडिंग लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर। तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के आउट ऑफ स्कोप जाने पर इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और यह काम डिस्ट्रक्टर का होता है। तो डिस्ट्रक्टर उसकी जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है उस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्टर भी क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, और उसका नेम भी सेम एज क्लास नेम होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम उसके पहले कोई साइन नहीं लगाते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर में उसके नेम के पहले टिल्ड साइन लगा होता है। जैसे यहाँ स्टूडेंट क्लास है हमारा और यहाँ टिल्ड साइन लगा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि यह क्या है? डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। यह भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है और इसका भी ना तो कोई रिटर्न टाइप होता है ना ही कोई आर्गुमेंट होता है। कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट पास कर सकते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर का ना तो कोई रिटर्न टाइप होता है ना इसमें कोई आर्गुमेंट पास किया जा सकता है, और इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी कंस्ट्रक्टर की तरह ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन यह कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा हो या ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा हो।
अगर किसी क्लास में डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया गया है और ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा है तो इस डिस्ट्रक्टर क्लास को डी इनिशियलाइज कर देगा, यानी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर भी क्लास के एक्सेस रूल को फॉलो करता है, यानी इसे भी हम पब्लिक पार्ट में लिखते हैं ताकि यह इन्वोक हो सके। डिस्ट्रक्टर में ना तो कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है ना तो कोई रिटर्न वैल्यू होती है। कंस्ट्रक्टर को जिस तरीके से इनहेरिट नहीं किया जा सकता है उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर की तरह मेंबर फंक्शंस को कॉल किया जा सकता है। तो डिस्ट्रक्टर में भी लिखे गए स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा होगा। अब हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्लास मैंने सैंपल क्रिएट किया है जिसके अंदर दो प्राइवेट मेंबर्स हैं आई एंड जे। इस क्लास में मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है और तीसरा ये बनाया है मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर हो गए हमारे और साथ ही साथ इस क्लास में एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो इसके प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसमें एक डिस्ट्रक्टर भी बनाया है जो ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ स्कोप जाते समय डिस्ट्रॉय करेगा, और क्योंकि ये इंटरनली काम कर लेता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये कब एग्जीक्यूट हो गया, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ मैसेज डाला है ताकि ये हमें पता चले कि यह कब इन्वोक हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, इसलिए कुछ इसमें मैसेज प्रिंट कराया है मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। एक चीज और ध्यान दें, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है लेकिन डिस्ट्रक्टर एक ही होगा किसी क्लास में, डिस्ट्रक्टर एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर में हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं तो इसके आर्गुमेंट या पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं होंगे, इसलिए डिस्ट्रक्टर एक ही क्रिएट होता है। तो ये हमारा क्लास क्लोज हो गया। अब मेन में सैंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं S1। तो S1 क्या करेगा, हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसमें I और J की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है। दूसरा है S2 जो I और J को 4 से इनिशियलाइज करेगा, और तीसरा है S3 जिसमें हम पास कर रहे हैं S1। तो ये क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और यहाँ भी अगर हम S4 इक्वल टू S2 लिखें तब भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी हो रही है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू कॉपी हो रही है। तो S2 की जो वैल्यू थी 4 और 5 वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी S4 में। और अब डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ कि किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। तो पहला S1 को प्रिंट करेगा, दूसरा S2 को, तीसरा S3 को एंड चौथा S4 को। तो ये इसका आउटपुट हम देखें तो यहाँ देखें तो पहला आई जे की वैल्यू को जब प्रिंट कर रहा है तो ये 0 0, यानी S1 के आई जे की वैल्यू 0 0 है, S2 के आई जे की वैल्यू 4 और 5 है, S3 के आई जे की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि S3 में हमने पास किया था S1 को, और क्योंकि S1 के आई जे की वैल्यू 0 है इसलिए वही वैल्यू S3 में कॉपी हो गई। एंड फोर्थ पेयर में आई जे की वैल्यू 4 और 5 प्रिंट हो रही है। क्यों? क्योंकि S4 इक्वल टू हमने क्या लिखा था S2, तो S2 के आई जे की वैल्यू 4 और 5 थी, वही वैल्यू S4 की वैल्यू हो रही है। एक बार फिर से आप यहाँ देख लें, मेन फंक्शन में पहले S1 की वैल्यू 0 0 प्रिंट हो रही थी, S2 की 4 5, S3 क्योंकि S1 के वैल्यू को होल्ड कर रहा था इसलिए वापस 0 0 हो रहा था, और S4 इक्वल टू S2 यानी 4 और 5 प्रिंट कर रहा था। तो हमें S1 S2 S3 और S4 की वैल्यू तो दिखाई थी, यानी हम ये पता चल गया कि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्टर हमें अभी भी नहीं दिखा था उस मैसेज में। तो डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि ये मेन फंक्शन हमारा ओवर नहीं हुआ था, हमने गेट ch लगाया था तो वहां जाके हमारा प्रोग्राम पॉज हो गया था। लेकिन अब डिस्ट्रक्टर को अगर देखना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू डॉट सेल में जाएं,
तो देख सकते हैं इन वैल्यूज को प्रिंट करने के बाद ये मैसेज आ रहा है डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड 4 टाइम्स, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे तो चारों ऑब्जेक्ट के लिए 4 बार डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्टर कब इन्वोक्ड होता है? जब हम आउट ऑफ स्कोप जा रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट के। तो जब मेन फंक्शन ओवर हो रहा होता है तो ये डिस्ट्रक्टर के इस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं। हम एक दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में इन्वोक होते हैं। यहाँ मैंने 3 क्लास बनाई है। क्लास ए में कंस्ट्रक्टर है जो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टर ए, और डिस्ट्रक्टर ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, डिस्ट्रक्टर ए। इसी तरीके से बी क्लास में भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है जो इन्वोक होने पे मैसेज प्रिंट करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है। मेन फंक्शन में हमने पहले कॉल किया है सी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यानी सी क्लास का सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले सी का कंस्ट्रक्टर बनेगा, फिर बी का बनेगा और फिर ए का बनेगा। तो जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है डिस्ट्रक्टर उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में इन्वोक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर जाएंगे बिल्डिंग क्रिएट करते समय, लेकिन जब उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। अगर हम बिल्डिंग को हमें डिस्ट्रॉय करना है तो हम पहले टॉप फ्लोर को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर सेकंड टॉप को, और इस तरीके से नीचे की ओर आएंगे। तो यही चीज कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में होती है कि हमारा कंस्ट्रक्टर जिस ऑर्डर में इन्वोक होता है जस्ट उसके रिवर्स ऑर्डर में हमारा डिस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। अब इसमें देखें हम तो कंस्ट्रक्टर सी बी ए एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर हम डॉस सेल में जाके देखें तो देख सकते हैं डिस्ट्रक्टर इसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी पहले एक क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर बी का एंड देन सी का। तो इस तरीके से पता चल सकता है कि डिस्ट्रक्टर हमारा कंस्ट्रक्टर के जस्ट रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। तो आज इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।